Assalamualaikum guys, it's me your host Sayyid Aiman. वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल एंड वॉइस ओवर बाय सैयद आइमान। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको मेरे नॉवल पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई अपडेट्स मिलती रहें। एंड और क्या, और कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चलें बगैर किसी देरी के हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। द वॉर ऑफ डेथ बाय सैयद आइमान, एपिसोड 23। बातें न सुनाओ, मशवरा दो। निम्र के बोलने पर बस सब सोच में डूबे जब फजर ने इसे स्वाद किया। एक मिनट, अगर ओके ये यहाँ से आएगा, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ आज। जब फजर ने इसे सवाल किया, रुपया आपको बुरा नहीं लगा इनका अचानक से इस तरह फ़ोन करके एंगेजमेंट कैंसिल करने का कहना? इसके सवाल पर बस पिटाई थी। बुरा तो लग रहा था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। हाँ निम्रत, तुमने तो इतने आराम से आकर कह दिया ताकि अहमद ने एंगेजमेंट कैंसिल करने का बोला। आरिफ ने भी सवाल किया। अब क्या जवाब थे वो इनके सवालों का। बुरा तो लगा, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। जब से एंगेजमेंट वाली बात न्यूज़ में है, ये सब इनको बातें सुना रहे हैं। तो बस इसने कहा और आपने मान लिया। अभी आपकी अपनी भी कोई फीलिंग्स हैं भी कि नहीं? इसकी बात को शायद दरमियान में काटते ज़रा गुस्से से बोला, जिस पर निम्रा ने फजर को देखा जिसने पहले ये बात छेड़ी थी। मेरे लिए मेरी फीलिंग्स से ज़्यादा बाकी सबकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। निम्रा के जवाब ने इन सबको लाजवाब किया था। अगर कोई मशवरा देना है तो दो, वरना मैं खुद ही सोच लूँगी। निम्रा कहते उठकर जाने लगी जब इन सब ने इसे रोका। अच्छा दे रहे हैं मशवरा। इनके कहने पर निम्रा दोबारा से बैठी। मतलब अब सिर्फ इंगेजमेंट ख़त्म नहीं करनी, मतलब अब सिर्फ इंगेजमेंट ख़त्म ही नहीं करनी, बल्कि ये बात पब्लिकली अनाउंस भी करनी है। माँ ने जैसे कंफर्म करना चाहा, जिस पर निम्रा ने सर हिलाया। ओके, आपको कल एयरपोर्ट वही छोड़ने जा रहे हैं ना, तो वहाँ एयरपोर्ट लड़ लेना और कोई ना कोई तो वीडियो बना ही देगा। किसी ने ना बनाई तो आप खुद कैसे बोल के बनवा लेना और सोशल मीडिया पर अपलोड करवा देना। माँ ने इसे प्रॉपर प्लान बताया। मुझे लगता है आजकल तुम फिल्म ड्रामे ज़्यादा देखने लगे हो। शायद फ्रांसिस की तरफ देखते बोला, क्या बचकाना मशवरा था? नहीं, वो कैसे ही रहा, क्योंकि इसके अलावा एक ही हल है कि खुद अनाउंस किया जाए। अगर ऐसे किया तो बहुत से सवाल उठेंगे। जिसे कि निम्रा ने एंगेजमेंट सिर्फ असफनान को दिखाने के लिए अनाउंस की और फलां। आरिफ ने इसके आइडिया को अप्रूव किया तो वो खुश हो गया। निम्रा की सोच में डूबी थी। बात तो आरिफ की भी ठीक है, लेकिन लड़ना किस बात पर है? निम्रा इसकी बात पर बोली जिस सलमान ने बुरा मनाया। मशवरा मैंने दिया, बात आरिफ की ठीक है हो गई। वाह भाई वाह, ये उम्मीद नहीं थी। वो फुल ड्रामाई अंदाज में बोलते हैं, सबको हंसने पर मजबूर कर गया। चुप कर जाओ लड़के, मैं सीरियस हूँ। आप सीरियस बाद में होना, अभी ऑर्डर आ गया, मैं वो लेकर आता हूँ। मान अपना फ़ोन देखते बोला, जहाँ डिलीवरी बॉय की कॉल आ रही तो कहता बैठ चला गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। हाथ में पिज़्ज़ा का बॉक्स था। अगर कोई पेमेंट कराए। इसकी बात पर इन सबको गुस्सा आया। मतलब बड़ा बनने गया था और अब पेमेंट कोई और करे। मेरा मोबाइल ले जाओ, इसी से पेमेंट कर दो। निम्रा के कहने पर वह इसका मोबाइल लेकर जाते पेमेंट कराया, क्योंकि इसके इजी पैसे का कोड इन सबको ही पता था। फिर उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय की और पिज़्ज़ा खाने के बाद मशवरे के लिए अहमद को भी कॉल की। अस्सलाम वालेकुम अहमद की कॉल उठाते ही वह सब एक साथ बोले। वो जो साजिदा बेगम और फातिमा के साथ बैठे बातें कर रहा था, उठकर साइड पर आया। वालेकुम सलाम, खैरियत है? अहमद ने इन सब की आवाज़ सुनते ज़रा परेशान होते कहा, पहले खुद एंगेजमेंट तोड़ने का कहा और अब खैरियत पूछ रहे हैं। तुम तो वो काम कर रहे हो, पहले जान से मारो और फिर पूछो, ज़्यादा तो नहीं लगी? आरिफ की तन से भरपूर आवाज़ अहमद को सुनाई दी, जिस पर वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन निम्रा ने ज़रूर इसे चुप कराया। आरिफ बस कर दो तुम। निम्रा ने इसे तांबिया करती नज़र से देखते कहा। अहमद मान ने एक प्लान बनाया है इस सब से निकलने का। निम्रा के बताने पर मान ने एक बार फिर प्लान बनाया, जिस पर अहमद भी राज़ी हुआ। लेकिन अब मसला ये है, आप लोगों ने लड़ना किस बात पर है? क्योंकि आप ही तो परफेक्ट है। शायद ज़रा मगरूराना अंदाज में बोला, जिसे मानने में अहमद को कोई कबाहत महसूस नहीं होती। ये तो है, निम्रा बिल्कुल परफेक्ट है। अहमद ने पूरे दिल से बात तस्लीम की थी। ओके, तो अब तो हमने वजह ढूंढनी है लड़ने की, अहमद ने बोला। तभी वहाँ फातिमा आई। किससे लड़ने की वजह ढूंढनी है भाई आपने? फातिमा की आवाज़ आरिफ फ़ौरन पहचान गया था, इसलिए भरपूर एक्टिव हुआ। निम्रा की नज़रें फ़ौरन आरिफ की तरफ गई थी। अहमद आप फातिमा को बता दें ताकि इसके पास अगर कोई मशवरा हो तो वो भी दे सके। निम्रा जानती थी फातिमा को सब पता है, इसलिए इसे भी प्लान में शामिल करने का कहा, जिस पर अहमद ने इसे सब बताया। वो आरिफ ने इसकी बात पर तशक्कुर भरी नज़र से देखा, क्योंकि वो जानता था निम्रा का फातिमा को प्लान में शामिल करना कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी था।
तो अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्लान है। फातिमा की चहकती आवाज़ इन सब के समातों से टकराई। कैसा प्लान? आरब इसकी चहकती आवाज़ पर मुस्कुराते फ़ौरन से बोला। तुम बड़ा बेताब हो रहा है इसका प्लान सुनने के लिए। साहिर जो इसके पास ही बैठता, इसके कान में तकरीबन गुस्से बोला, जिस पर आरिफ ने इसे एक जबत रसीद कहते घूरी से नवाजा। जबकि दूसरी तरफ आरिफ की आवाज़ सुनते फातिमा एक पल को सांस तक रोकी। वो एक पल को गड़बड़ाई गई थी और प्लान दिमाग से निकलता फील हुआ। क्या हुआ? और फातिमा आराम से बताओ। निम्रा इसके हड़बड़ाने पर आराम से बोली, जिस पर इसी तरह आराम से नहीं, यहाँ पे है प्यार से बोली, जिस पर इसे भी ज़रा हौसला हुआ। वो भाई ने अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स नहीं दी हुई, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग लड़ सकते हैं। आपको पहले नहीं पता था। फातिमा की बात पर इन सबको 440 वॉट का झटका लगा था, स्वाय निम्रा के, क्योंकि वो पहले से सब जानती थी। व्हाट? इन सबके मुँह से एक साथ निकला, पहली बीवी? एक बार फिर वो चारों हैरत से एक साथ बोले, हाँ पहली बीवी। निम्रा के पुरसकून अंदाज में बोलने पर इन सबको एक दफ़ा फिर हैरत हुई। तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अगर मेरी पहली शादी हो सकती है तो अहमद की नहीं हो सकती? निम्रा ने अब की बार ज़रा शरीर होते इनसे पूछा। बल्कि इनका तो एक बेटा भी है। ये हुआ था एक और धमाका इन सबके सरों पर। बट एक दफ़ा फिर बस सब एक साथ बोले। तो आप लोग बता दो, आपको प्लान कैसा लगा? इनकी वट सुनते अहमद कौफत का शिकार होते बोला, मुझे तो ये प्लान अच्छा लगा। निम्रा ने प्लान के मंजूर किया तो बाकी सभी अपनी हैरत कम करते प्लान पर मुतफ़िक़ नजर आए। जिस पर निम्रा मोबाइल उठाते इनके पास उठती और साइड पर जाते इनसे कुछ बातें डिस्कस करने के बाद दोबारा से इनके पास आकर बैठी। क्या ये वाकई सच है? इन लोगों को अभी भी यकीन नहीं आया था जिसे। हाँ ये सच है, अहमद की पहली शादी हो चुकी है। इनके एक छोटा सा बेटा भी है, शायद 2 साल का। निम्रा ने अहमद की शादी के साथ छेड़ कर बताया। फिर भी आप इन्हें पसंद करती हैं? मान के सवाल पर निम्रा इसे देखते मुस्कुराई। तो वो भी मुझे पसंद करते हैं ना। मेरी भी तो एक बेटी है, मुझे भी तो तलाक हुई हुई है। अपनी तलाक याद करते आंखों में जैसे मिर्चियाँ सी भरने लगी थी। लेकिन कमाल जब्त था इस लड़की का। निम्रा के जवाब पर वो सभी खामोश हो गए थे। सुबह के नाश्ते के बाद अब वो सब अपने अपने कामों पर निकलने के लिए तैयार थे और निम्रा से मिल रहे थे। अब तो बहुत सारा ख्याल रखना है, तुम सब ने खाना आंटी की तरफ खाना है, ज़्यादा बाहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को पिकिंग सारी मैंने कर दी है। टाइमली एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तुम लोगों को वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह सब मैंने साइड ड्रॉर में रख दी हैं। निकलने से पहले सब पास रख लेना। निम्रा इनका निम्रा की तमाम हदायत वो सभी बेजारी से सुने थे, क्योंकि जानते थे इनके निकलने से पहले एक दफ़ा फिर निम्रा ने इन्हें कॉल करके हर चीज़ पैक करने का कहना है। ठीक है अम्मा जी, हम कर लेंगे, आप जाएं। हम क्या? माँ नाहिर तंग आकर बोली पड़ा, जिस पर बाकी सब तो हंसे। अलबत्ता निम्रा ने इसे एक सख्त घूर से नवाजा। जी जाएं। आप और फजर, आपने गाड़ी एहतियात से ड्राइव करनी है। जी मुझे पता है, गाड़ी ध्यान से ड्राइव करनी है, स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ड्राइविंग के वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करना, सीट बेल्ट लगानी है, यही सब ना। फजर इसकी बातें याद करते इसकी सारी हदायत उंगलियों पर गिन कर बताने लगी, जिस पर एक बार सबका क्या गूंजा, क्योंकि निम्रा ने अब की बार मुंह बनाया था। तुम लोग ना दिन ब दिन बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। निम्रा इन्हें टपटने वाले अंदाज में बोली। बदतमीज होने की भी तो इजाज़त तुम नहीं दी है ना इन्हें। आरिफ के कहने पर निम्रा ने सर हिलाया। वाकई ये सच था। फिर सबसे पहले मान ने हमेशा की तरह से साइड हक किया। साहिर ने बस ऐसे ही हाथ हिलाया और फजर इससे गले मिली। आरिफ ने क्योंकि थोड़ी देर तक चैन था इसलिए वो वहीं था। बाकी सब इनके निकलते ही वो लोग बाकी सब निकले। इनके निकलते ही वो लोग दोबारा से लॉन्च में आए। निम्रा, आर यू श्योर तुम लोग इस प्लान को लेकर चलोगे? आरिफ निम्रा के बैठते ही इससे थोड़े फासले पर बैठते बोला, मैं श्योर हूँ, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों कल से ऑफ है? निम्रा ने प्लान को कंफर्म करने के बाद इसकी उदासी की वजह पूछी। नहीं, इससे कोई बात नहीं है। आरिफ फौरन से नजर चुराता बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कल से नोट नहीं करी तुम उदास हो? निम्रा इसकी आंखें चुराना नोट किया था, लेकिन बोली कुछ नहीं। इस वक्त अहमद अंदर दाखिल हो रहा था। इसकी बात सुनते ही वहीं रुक गया। वो बस मामा पापा को मिस कर रहा था। अब उदासी की कोई तो वजह बतानी थी, तो यही सही। मैं जानती हूँ, इससे तुम कल एक्सीडेंट वाली जगह गए थे। निर्मला जानती थी वो कल से उदास है, अपने माँ बाप को मिस कर, लेकिन कुछ नहीं बोलती। निर्मला, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो माँ बाबा की कब्र के बारे में भी कुछ नहीं जानता। लोगों के माँ बाप मरते हैं, इनके पास कम से कम यादें तो होती हैं। मेरे पास तो वो भी नहीं है। आंखों में नमी ने सर उठाया था। बस सभी निम्रा के सामने कमज़ोर हो जाते थे और वो आज भी हो गया था कमज़ोर। इससे वहीं इसके कंधे पर सिर रखे रोने लगा। मैं कह रही हूँ संधे पर, ओके, कंधे पर सिर रखे रोने लगा। बस मैं जानती हूँ माँ बाप के चल जाना कितनी तकलीफ पहुँचाता है। निम्रा इसे चुप करवाती रही। आंखें तो इसकी भी लाल हुई थी। माँ बाप तो इसे भी याद आए थे। आरिफ, क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो?
किस मुश्किल से उसने ये सवाल पूछा था, जबकि इसके सवाल पर आरिफ के साथ साथ बाहर खड़ा अहमद भी हैरान हुआ था। क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ? इसके लहजे में बोलती हसरत निम्रा का दिल तक चीर गई। तो क्या इसके इतने सालों का प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था? सोचते इसकी आंखों में नमी आई, जिसे वो फ़ौरन छुपा गई। अगर तुम ऐसे चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली को ढूंढूंगी। मैं इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बात बोलते निम्रा का दिल तकलीफ की शिद्दत से फटने को हुआ था, लेकिन वह इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। अहमद ने निम्रा की आंखों की तकलीफ बखूबी देखी थी। निम्रा, तुम सच में मेरी फैमिली को ढूंढोगी? आरब ने एक बार फिर जिसे कंफर्म करना चाहा, जिस पर निम्रा ने किस मुश्किल से मुस्कुराते सर हिलाया। निम्रा, फजर मान सच कहते हैं, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। आरब ने इसके हाथ थामते बोले, जिस पर निम्रा बदिकत मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम। तभी अहमद सलाम करता अंदर दाखिल हुआ तो आरिफ ने फ़ौरन से अपने नम आंखें साफ की, जबकि निम्रा ने इसके सलाम का जवाब दिया। पीछे आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफ़ी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। अहमद ने सहूलियत से इनकार किया। नहीं, आपने आरिफ के हाथ की कॉफ़ी आज तक टेस्ट नहीं की। ये बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। जाओ आरिफ, हमारे लिए कॉफ़ी बना लो। उन्होंने आरिफ को मंजर से हटाना चाहा, क्योंकि शायद इसे मज़ीद कुछ देर देखती तो इसका दिल तकलीफ की शिद्दत से फट जाता, जबकि आरिफ ने भी खुद को कंपोज करना था, इसलिए सर हिलाता उठ गया। लाजमा ने परी को लाकर निम्रा की लाकर लाजमा ने परी को लाकर इसकी गोद में दिया। इसे मुझे दें। अहमद ने आज पहली दफ़ा इस तरह परी को उठाना चाहा, जिस पर निम्रा ने मुस्कुराते परी को इसके हवाले किया। परी हर एक के पास चली जाती थी, इसलिए अहमद के पास भी खुशी खुशी चली गई और इसकी शर्ट के बटन के साथ खेलने लगी। अहमद ने भी इसे प्यार किया। अब बुरा न मन तो एक बात पूछूं? निम्रा, जो परी को अहमद के बटन के साथ खेलते देखती, इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी पूछे। निम्रा ने इसे इजाज़त दी। ऐसे लगा इसने शायद परी के रिलेटेड कोई बात करनी होगी, लेकिन जब इसने बात की तो निम्रा ने इसे हैरत से देखा। मैंने भी आपकी बात सुनी कि आप आरिफ की फैमिली को हर कीमत पर ढूंढेंगी। अहमद की बात पर निम्रा हैरान हुई और आरिफ भी, जो हाथ में कॉफ़ी का मग लिए इसी से मीठे का पूछने आ रहा था, निम्रा का जवाब सुनने के लिए वहीं रुक गया। हाँ, अगर इससे आरिफ को खुशी मिलती है तो मैं हर कीमत पर इसकी फैमिली को ढूंढूंगी। इसने मुकम्मल संजीदगी होते ये बात कही, जबकि आरिफ मुस्कुराया और वापस जाने लगा। लेकिन अहमद की अगली बात सुनते इसके कदम खुद ब खुद वापस पलटे थे। चाहे फिर आपको कितनी तकलीफ क्यों ना हो। अहमद की बात पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। हाँ, चाहे मुझे जितनी मर्जी तकलीफ हो, लेकिन अगर इसके बदले इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वो खुश होता है, तो कुछ भी। निम्रा जख्मी सा मुस्कुराते बोली, जिस पर आरिफ के कदम वहीं जंजीर हुए थे। इसके हाथ से मग छूटता ज़मीन बोझ हुआ। कुछ टूटने की आवाज़ पर इन दोनों ने बवक्त पीछे देखा। आरिफ को वहाँ खड़ा देख निम्रा यकदम परेशान हुई थी, क्योंकि इसके तासुरात बता रहे थे वो इनकी बातें सुन चुका है। निम्रा फ़ौरन इसकी तरफ पड़ी थी। अहमद भी परी को सोफे पर बिठाते इसके पास, जिसकी आंखों में नमी नजर उठाया था। निम्रा, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था तुम इस बात से हर्ट होगी। आरिफ फ़ौरन से निम्रा के हाथ थामते शर्मिंदा से बोला। आरिफ, नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल हर्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिलेगी। निम्रा इसका चेहरा अपने हाथों में थामे तड़प कर बोली, इनकी तकलीफ कहाँ देखी जा सकती थी? नहीं निम्रा, मैं इसे रोने के पास बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए निम्रा इसे लेती सोफे की तरफ आई और इसे वहाँ बिठाते खुद इसके सामने घुटनों के बल बैठी। अहमद इसके किचन से पानी लेने चला गया था। आरिफ, मेरी जान, रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। निम्रा इसकी आँख से साफ करती बहुत प्यार से बोलती, तो आरिफ इसकी तरफ देखता। तभी अहमद पानी ले आए तो निम्रा ने इससे पानी का गिलास सीधे आरिफ के लबों से लगाया, जिसने चंद एक घूंट पड़ते गिलास पीछे किया तो निम्रा ने गिलास वापस से अहमद को पकड़ाया। अब मेरी तरफ देखो, रोना नहीं है, मैंने कहा मैं हर्ट नहीं हुई, बस तुमसे दूर जाने का सोचे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, वरना मुझे तो बहुत खुशी होगी जब तुम अपनी फैमिली से मिलोगे। निम्रा बहुत ही प्यार और नरमी से इसे समझाया था। नहीं, मैं अब अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहता। मैंने ये जो थोड़ी सी बहुत भी तुमसे तकलीफ पहुंची, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आरिफ की लहजे में एक तड़प सी थी, शर्मिंदगी थी। कैसे वो निम्रा को तकलीफ पहुंचा गया था? नहीं, मैंने कहा ना, अभी निम्रा कुछ बोलने ही वाली थी जब आरिफ ने इसे पकड़ के ऊपर बैठाया। तुम इधर बैठो ना पहले, और अब मज़ीद कुछ नहीं। तुम्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी पीनी थी तो मैं बना कर लाता हूँ। अब इस बारे में मज़ीद कोई बात नहीं होगी। अपनी आंखें रगड़ कर साफ करते बोलता है। निम्रा को कुछ भी बोलने का मौका दिए किचन की तरफ चला गया। ये आपके साथ बहुत अच्छे से ना? अहमद ने इसके जाते ही दोबारा से परी को अपनी गोद में बिठाते पूछा। सिर्फ ये नहीं, बाकी सब भी मुझसे बहुत अच्छे से। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे आपकी फैमिली वाली बात पर तकलीफ हुई है? जरा इसके सवाल को जवाब देते अपना सवाल करके। मैंने आपकी आंखों में तकलीफ देखी थी, डर देखा था, किसी अपने बहुत करीबी को खो देने का डर। अहमद के बताने पर निम्रा हैरान भी हुई, लेकिन कुछ ना बोली। क्या इस शख्स ने मेरे अंदर का दर्द मेरी आंखों से पढ़ लिया?
बेख्तियार निम्रा के जहन में ये सोच आई, लेकिन खैर तकरीबन 5 मिनट बाद आरिफ 3 मग्स ट्रे में रखे वहाँ लाए और सबसे पहले मग निम्रा के हवाले किया और दूसरा अहमद के सामने रखा और तीसरा लेते वहीं निम्रा के पास बैठा क्योंकि अहमद इसके साथ वाले सोफे पर बैठा था। वही आज परी किसके पास बैठी है? आरिफ परी को अहमद की गोद में देखते प्यार से बोला, जिस पर परी न जाने क्या समझती खिलखिलाने लगी, जिस पर वो सभी मुस्कुराए थे। फिर आरिफ अपनी क्लासेस लेने के लिए निकल गया। निम्रा ने भी अहमद से कुछ देर काम की बातें की और कुछ हदायत भी थी जिस पर अहमद भी इन चारों की तरफ सर हिलाता रहा था। फिर निम्रा खुद भी तैयार होने चली गई क्योंकि अब इन्हें निकलना था। निम्रा तैयार होने के बाद आयशा बेगम के कमरे में गई। मम्मा देखिए मैं जा रही हूँ, हो सकता है मैं वापस आऊँ तो आपका ख्वाब पूरा हो चुका हो, आपका वो ख्वाब जो आपने फैशन की दुनिया में कदम रखते देखा था, नंबर 1 डिज़ाइनर का ख्वाब। अगर फैशन की दुनिया अगर मैं फैशन की दुनिया में आई तो सिर्फ और सिर्फ आपका ख्वाब पूरा करने के लिए, और शायद आपका ख्वाब पूरा हो भी जाए। निम्रा आयशा बेगम का बेजान हाथ थामते आंखों में नमी लिए बोल रही थी, अब तो आपको उठ जाना चाहिए ना मामा, अपनी बेटी को बेस्ट विशेस देना ताकि वो वहाँ जाकर हौसला ना हारे। मैं रोज़ आपसे कहती हूँ उठने का, लेकिन आप नहीं उठती। अब बस कर देना, और कितना तरस आएंगी। आंखों की नमी कब आंसू में बदली इसे खुद भी अंदाज़ा ना हुआ तो वो अपने आंसू जल्दी साफ करती उठ खड़ी हुई। कसम उठा रखी है ना आपने अपनी बेटी को तरसाने की, तो निभाए कसम। मैं जा रही हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। निम्रा कहती फ़ौरन से कमरे से निकल गई। बाहर आते गहरे गहरे सांस भरते से खुद को कंपोज किया, फिर नीचे की तरफ पड़ी जहाँ अहमद के साथ तब सिद्रा बेगम भी इसका इंतज़ार करती है। फिर जा रही हो बेटा? निम्रा के करीब आते ही वो बोली, जी बस अब निकलना है, आप अपना और बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखना है। निम्रा ने बोलती कि जबकि बच्चों का लफ्ज़ पहले तो अहमद ने नासमझी से इसकी तरफ देखा, लेकिन फिर खुद ही समझ गया। निम्रा तुम्हारे इसी लाड प्यार ने ना इन्हें बड़ा होने नहीं देना। सीता बेगम इसकी फजूल की फिक्रों और लाड प्यार से ज़रा नाराज़गी से बोली, ना बड़े वैसे ही अच्छे लगते हैं। इन्हें क्या पता था इनके बड़े समझदार होने की ख्वाहिश जब पूरी होगी तो वो तरसेंगे इनको पहले अच्छे से देखने के लिए। अच्छा चलो फिर तुम लोग को देर हो रही होगी। सिद्रा बेगम इसकी बात को इग्नोर करते बोली क्योंकि जानती थी निम्रा और इसके बच्चों को अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और खैरियत से ये सफ़र गुजरे। उधर पहुँच के फ़ोन करना। सिद्रा बेगम इसे गले से लगाती दुआएं देती, आखिर में फ़ोन करने का भी कह गई, जिस पर निम्रा पीछे लाती अल्लाह हाफिज़ कहती बाहर चली गई। अहमद पहले ही परी को लेकर जा चुका था। निम्रा ने गाड़ी में बैठते ही अहमद से परी को अपनी गोद में लिया और हैंड कैरी पिछली सीट पर रखा। निम्रा ने गाड़ी में हैंड कैरी पिछली सीट पर रखा तो अहमद ने भी इसे सही होकर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करते घर से बाहर निकाली। तो फिर आप तैयार हैं आज के ड्रामे के लिए? अहमद ने गाड़ी मेन रोड पर डालते ही पूछा। तैयार तो मैं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हम लड़ने का नाटक कैसे करेंगे। निम्रा रात में भी यही सोच रही थी कि लड़ने का नाटक कैसे किया जा सकता है। बस आपने गुस्से में 2-4 बातें बोलनी है और बैग लेकर चल जाना है। और हाँ, आलिम ने ये रिंग भी दी है मुझे, जो आपने मुझे वापस करनी है लड़ाई के वक्त। ऐसे कहते साथ ही एक वाली डबिया पॉकेट से निकालते इसके हवाले की, जिसमें से डायमंड की रिंग निकालते इसे अपनी रिंग फिंगर में पहनी। मतलब ये लड़के तो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। मैं इस रिंग को स्ताइशी नज़र से देखते बोली। फिर कुछ ही देर में लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। मैं थोड़ी सी उदास तो थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने मिले बगैर इस तरह जा रही थी। पीछे सुबह सबसे मिली थी, लेकिन सरप्राइज वो लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते थोड़ा आगे आए, मान फजर साहिर आरिफ सामने ऐसे आते एक साथ बोले। निम्रा तो इन्हें देखते हैरान हो गई। निम्रा ने परी को उठा रखा था जबकि इसका बैग अहमद के पास था। तुम लोग सब यहाँ किसे? निम्रा इन सबको देखते हैरान होते बोली, बस हमने सोचा आपको सरप्राइज़ दिया जाए। इन लोगों के बोलने पर निम्रा मुस्कुराई। सब फिर एक साथ अंदर की जाने पड़े। आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो? फजर ने इनसे पूछा था। निम्रा थोड़ी सी नर्वस थी। हाँ तैयार है, निम्रा और अहमद दोनों ही नहीं कहा कि अब इन्हें ड्रामा शुरू करना था क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। इसलिए निम्रा पहले इन सबसे मिली क्योंकि इसे बाद में लड़कर जाना था। चलो निम्रा शुरू करें। इन सब से मिलने के बाद अहमद ने इसे कहा था क्या शुरू करूं? इसे समझ नहीं आई क्या बोले। निम्रा यार लड़ाई स्टार्ट करें। अहमद को अब झंझलाहट हुई थी। ओके मैं करती हूँ। निम्रा ने गहरा सांस भरा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? धोखा किया है आपने मेरे साथ। निम्रा ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली तो आस पास के कई लोग इनकी तरफ मतवजह है। आरिफ ने खुद ही मोबाइल निकालते इनकी वीडियो बनानी शुरू की थी। अभी तो शादीशुदा है, तुम्हें शादीशुदा होने से आपको क्यों फ़र्क पड़ा है?
अहमद की भी इसकी तरफ देखते ज़रा संजीदगी और ऊंची आवाज़ में बोला, मैं अगर शादीशुदा थी तो आपको पता था, लेकिन आपने मुझे बताना तक कुंवारा नहीं किया, और तो और आपने अब तक इसे तलाक भी नहीं दी हुई। पहले इसे तलाक देना, फिर मेरे पास वापस आना। निम्रा इस लहजे में गुस्सा समाई बोली थी, न जाने क्यों, लेकिन तकलीफ तो हो रही थी इस तरह इसकी शादी की बात करते हुए। आप हमारा रिश्ता तोड़ने की बात करिए, अहमद लहजे में भरपूर दर्द लाए बोला, जिस पर सारे लोगों ने थम्स अप का इशारा किया था कि अच्छी एक्टिंग चल रही है। हाँ कर रही हूँ मैं, हमारा रिश्ता अब तुम्हारा मेरे पास तभी आना जिसने इसे तलाक दे देंगे, निम्रा कहती साथ ही अपनी उंगली से रिंग निकालते इसकी हथेली पर रखी और एक हाथ से पढ़ के उठाया, एक हाथ बैग के सिरते आगे बढ़ गई। वहाँ पर भी कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बनाई थी और आरिफ ने भी बनाई थी। निम्रा के अंदर होते ही माँ ने इसे डन का मैसेज किया था, जिसे निम्रा ने देखा, न जाने क्यों दिल दुखा था। इस सब के बाद पीछे अहमद की भी हालत कुछ मुख्तलिफ न थी। वो अपने हाथ में रखी इसकी रिंग देख रहा था, तभी वो चारों इसके करीब आए। क्या आप निम्रा को पसंद करते हैं? इसके चेहरे पर तकलीफ की साए लहराते थे। साया ने बहुत ही संजीदगी से पूछा था। नहीं, ये शायद, हाँ, पता नहीं, अहमद कहते पीछे इन्हें कंफ्यूज छोड़ता चला गया। पीछे वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या आप लोग भी वही सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ? मान इन तीनों की तरफ देखते बोला। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा, साया ने इसकी बात पर धीमे लहजे में कहा। निम्रा तकरीबन 5 बजे दुबई एयरपोर्ट के बाहर परी को उठाए, जो कि सोए हुए थे और 7 पाउंड कान से लगाए खड़ी थी। हर तरफ लोगों की गहमा गहमी और एक रिश्ता था। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट माना जाता था। हाँ मैं पहुंच गई हूँ और अभी गाड़ी का वेट कर रही हूँ। निम्रा ने यहाँ पहुँचते ही इन्हें मैसेज कर दिया था, तो इन्होंने फ़ौरन से इसे कॉल की। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, मैं फ्लैट पहुँच कर तुम लोगों को कॉल करती हूँ। निम्रा कहते हैं इनकी बात सुनते फ़ोन बंद किया, तभी ऐसे एक शख्स अपने नाम का बोर्ड पकड़े नजर आया, तो वो इसकी जानिब बढ़ी। हाय हम निम्रा नूर शराजी। निम्रा इसने इसके पास जाते ही कहा, ओह निम्रा, सॉरी फॉर बीइंग लेट, कम दिस साइड। इस शख्स ने माजूखाना लहजे पे कहते साथ ही एक तरफ इशारा किया। सामने ही ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी, जिसका दरवाज़ा इस शख्स ने आगे बढ़ते खोला। सिट निम्रा, डू यू नीड एनी अदर थिंग? वो अपने नहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में इसे पूछा था, जिस पर जो नफ़ी की, तो वो दरवाज़ा बंद करते फ़ौरन से ड्राइविंग सीट संभाली। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो रेजिडेंस एरिया में थे, जहाँ निम्रा का अपना साथी फ्लैट था, जिसे तब खरीदा था जब आरिफ ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ इंटर्नशिप की थी। निम्रा अपना सामान लेती परी को उठाए अंदर आई। दरवाज़ा लॉक करते वो अंदर अपने कमरे की जाने पड़ी थी। ये 3 कमरों का एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा फ्लैट था, जिसमें दरवाज़ा खोलते ही सामने एक छोटी सी रात आ रही थी, जहाँ से गुजरते आगे आओ तो सामने ही लाउंज में था। लाउंज में रखे कि गोल्डन और ब्लू कलर के नहायत ही नफीस सोफे, जिनके सामने एक गोल कांच के टेबल पर थी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत वॉच रखा गया था, जबकि दाएं तरफ सामने ही 2 दरवाजे थे, जो कि 2 कमरों के थे, और तीसरा कमरा बिल्कुल इन्हीं कमरों के सामने बना था। बाएं जानिब थोड़ा सा आगे जाते अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन बनाया गया था। निम्रा ने रूम में आते परी को बेड पर लिटाया और खुद बैग लेने बाहर गई। बैग लाते इसमें से अपने लिए कपड़े निकालते फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर वापस आते इसने मेडिसिन ली, क्योंकि इसकी अक्सर फ्लाइट के बाद तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेडिसिन लेने के बाद किचन में जाते अपने लिए कॉफ़ी बनाई। फ्लैट में ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद था, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। काफ़ी लेकर आते बाहर लॉन्च में ही बैठते, इसने काफ़ी पीते, साथ ही पहले आरिफ के नंबर पर कॉल किए। पहुँच गए तुम? आरिफ ने कॉल उठाते ही पूछा। हाँ पहुँच गई, परी सो गई, तो अपने लिए कॉफ़ी बनाई, वही इंजॉय कर रही हूँ। आरिफ भी ऑफिस में ही बैठा था। अच्छा जी, अकेले अकेले इंजॉय करी क्यों? आरिफ ने इसे छेड़ा। कहाँ इधर मैंने अकेले क्या ही करना है, तुम लोग बताओ। वीडियो वायरल हुई है सब, एक दफ़ा फिर याद करते वीडियो के बारे में पूछा। हाँ वीडियो तो वायरल हो गई और शायद कल की न्यूज़ में भी आ जाए। आरिफ ने चेयर से उठते ही कहा। ओके सी है, तुम ठीक हो ना अब? न जाने क्यों वो इसे आवाज़ से कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए पूछ लिया। हाँ मैं ठीक हूँ। वो जानती थी कि झूठ है, लेकिन कुछ नहीं बोली, और अब तो वो इसकी फैमिली के बारे में पता लगवाने का फैसला कर ही चुकी थी। चलो सही है, मैं बाकी सबको भी पता कर लूँ। फिर इसी तरह इसने बारी बारी सबके नंबर पर कॉल करते इन सबके से बात की। फिर परी के रोने की आवाज़ पर अपने कमरे की चली गई। वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हर कोई इसके बारे में तबसरा कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले एंगेजमेंट सामने आई और अब ये एंगेजमेंट टूट भी गई। अहमद के आखिर के दर्द भरे तासुरात पर लोगों को बहुत दुख भी हुआ। कई लोग जहाँ इन पर तनकीद करते, वहीं कई लोग इनकी जोड़ी को सराह रहे थे, क्योंकि ये बात सच थी कि वो दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। कई लोग इन्हें दोबारा से पैचअप का भी मशवरा दिया था। इमरान सब की तबसरे सुन रही थी, पर हर कोई अपना मशवरा दिया जा रहा था।
अहमद स्पेशली एक ग्रुप बनाते, इसमें से अपने जानने वाले सबको ऐड करते, वीडियो भेज, ताकि किसी का कोई एतराज़ बाकी ना रहे। अहमद और निमरा दोनों ही एक अजीब से एहसास से घिरे हुए थे, जो अभी इनकी समझ से बाहर था। ठीक है, तो तुम लोगों ने अगर हर चीज़ रख ली है तो अब निकलो, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। निमरान चारों से बात करती, सुबह से इनके लिए शॉपिंग करने निकली हुई थी और घर में भी जो चीज़ें नहीं थी वो भी लाई थी। ओके, फिर हम निकलते हैं, आप लेने आ जाना टाइम पर। फजर ने इसे जल्दी से आने की ताकीद की। वह निमरा हंसते ओके कहते कॉल बंद करके फिर इनके पहुंचने से पहले ही वो परी को लेते एयरपोर्ट इन्हें लेने पहुंच चुकी थी। गाड़ी इसने वहीं मर्सिडीज रेंट पर ले ली थी। असलकुम अपिया। निमरा को देखते ही फजर जल्दी से इसके करीब आते इससे मिली। मैंने आपको इतना मिस किया। फजर इसके दोनों गाल बार बार चुमते बोली, मैंने भी अपनी जान को बहुत मिस किया। निमरा भी इसके माथे पे प्यार भरा बोसा दिया तो फजर ने परी को इसके हाथ से लिया। फिर बाकी सब भी इससे मिले। ये आपकी शहजादी इस वक्त जितनी खुश हो रही है ना, सारी फ्लैट में ये देखे मेरे हाथ की क्या हालत की है। साहिर अपना जख्मी हाथ इसके सामने करता मुंह बनाते बिल्कुल बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। तो मुझे डर लग रहा था, फिर और मैं क्या करती। फजर भी आगे से भरपूर जवाब देते बोली, तो डर लगने का ये मतलब तो मुझे नाखून मारना शुरू कर दो। साहिर से घूरता हुआ बोला, बस देख लिया आज आपको, बस इतनी सी जगह थी आपके दिल में मेरी कि मेरे ज़रा सा नाखून बर्दाश्त नहीं कर सके। फजर फुल माही अंदाज में बोलती, इन सबको हंसने पर मजबूर करके। परी अपने आरिफ मामू के पास बड़े मज़े से इसकी हल्की दाढ़ी के साथ खेल रही थी। अच्छा, अगर अब तुम लोगों के ड्रामे ख़त्म हो गए हो तो चलें। इमरान सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख इनके दिल दिल में नज़र उतारते इन्हें चलने का बोलने लगी, तो वो सब भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते बातें करते फ्लैट पर पहुंचे। शाह इमरान ने फिर इनके लिए खाना तैयार कर दिया। खाना खाने के बाद कुछ देर कल के फंक्शन के बारे में बातें करने के बाद इमरान की थकावट का ख्याल करते इन्हें रेस्ट करने का बोलती। निमरा साहिर और मान एक रूम में थे, आरिफ अपने रूम में और फजर निमरा के साथ इसके रूम में रुकने वाली थी। डेथ डेवल की टीम ने जब से वो वेबसाइट पर बताया था तब से इस वेबसाइट पर बहुत से लोग खासकर लड़कियों की ज्यादती के बहुत से केस ही सामने आए थे। ये वो लड़कियां थी जो अपने लिए इंसाफ चाहती थी, लेकिन माँ बाप की इज्जत की वजह से कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए अब इनका बदला डेथ डेवल की टीम इनसे लेने वाली थी। ज़्यादातर ये जो रेप के केसेस थे वो ये एक बड़े गैंग से जुड़े थे जो मासूम लड़कियों का रेप करते, इनकी वीडियो बनाते, ब्लैक वेबसाइट पर पोस्ट करते, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। सबसे पहले तो ए और यू ने मिलकर इनकी डार्क वेबसाइट हैक करते डिलीट की थी, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता। अब इनके करोड़ों का नुकसान कराने के बाद वो लोग इन पर हमला आवर होने जा रहे थे। तो फिर आज आप सब तैयार हैं अपनी बहनों बेटियों का बदला लेने के लिए। डबल डी ने निकलने से पहले अपनी बैकअप टीम से बात कर दी, जिस पर सब ने खुशी जोश से हाँ कहा था। ये लोग ज़्यादातर वही थे जो इस सबसे गुजर चुके थे। फिर वो चारों अपनी बाइक पर बैठते अपना मिशन पूरा करने के लिए अपनी मंजिल पर पहुंचे। इन्होंने पहुंचते ब्रेक लगाई और सामने अपने टारगेट को देखा। तुमने आज अपनी हैकिंग स्किल्स काम में लाते हैं, इनके तमाम कैमरों का पता लगाना है और ये तुमने दूर से इन पर नजर रखनी है। हम रास्ता क्लियर होते ही सिग्नल देंगे तो तुम लोगों ने फ्रंट से हमला करना है। मैं और रेस्ट अंदर जाएंगे। डबल डी इन दोनों को हुक्म देते एस को अपने पीछे आने का इशारा करती फार्म हाउस के पीछे ली जानी पड़ी, जहाँ पर कम गार्ड्स खड़े बहुत कम गार्ड खड़े बहुत ही खामोशी से इन चारों गार्ड्स को मौत की नींद सुलाते अंदर की जाने पड़े। जैसे वो आगे बढ़े, सामने दो गार्ड्स यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। अभी वो देख ही रहे थे कि इसी लम्हे एक गोली चलती डबल डी के पेट में लगी, जिस पर वो कराचे जरा से झुकी, लेकिन अगले लम्हे उड़ते छत वाली साइड से जहाँ से गोली चलती वहाँ मौजूद गार्ड्स ठहर किया और इस गोली का चलना था कि कई गार्ड्स वहाँ आते फायरिंग स्टार्ट कर चुके थे। डबल डी और इस पिलर की औट में होते इन पर गोलियां चला रहे थे। वो 10 से 12 बंदे थे और ये सिर्फ दो। वो लोग सिर्फ दो ही हैं, इन्हें जल्दी से ख़त्म करो। इनमें से एक ने हुक्म दिया, लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि सामने डेथ डेवल की टीम के डेथ डेवल की टीम है, कोई आम नहीं। और अगले 10 मिनट में वो 10-12 गार्ड्स को मार गिराते आगे बढ़े। आगे भी इसी तरह के ही गार्ड्स को मार गिराते ने रास्ता का साफ करते यू को सिग्नल दिया, जिस पर वो इस बार सामने से हमला आवर हुआ था। जबकि बाहर बेटा इनके तमाम सिक्योरिटी अलार्म से साथ ही साथ इनके तमाम कैमरास भी हैक कर चुका था और अब वो लोग आहिस्ते से अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। डबल टी कुछ लड़खड़ा कर चली थी, जिस पर एस और यू फौरन इसकी जानिब मतवज्जह हुए। आप चल जाए, हम आगे के देख लेंगे, ऐसे ज़रा फिक्रमंदी से कहा। तो इस तरह की चोटें पहली दफ़ा नहीं आई, चलो। डबल डी असर लहजे में बोलती उन सबसे पहले खुद आगे बढ़ी और अपने सामने आते पहले गार्ड को गोली मारते ढेर किया। यह इतनी खामोशी क्यों है? उन्होंने वहाँ किसी को भी न पाकर पूछा। ये कोई जाल है, डबल डी ने पिलर के पीछे से आते गार्ड को देखते कहा, जिस पर वो सर हिलाते पीछे हटे।
यहाँ कोई नहीं है, इसलिए रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। डबल डी के इशारा मिलते ही इसने कहा और साथ ही पैर होते दरवाजे के पीछे छुपे, जिस पर वो तमाम के तमाम बंदे जो इनके लिए जाल बिछाए बैठे थे फ़ौरन से बाहर निकले। और ये तो बहुत बेवकूफ़ निकले, इनमें से एक ने हंसते हुए कहा। जब एक गोली सीधा आती इसके माथे के ऐन दरमियान में लगी तो सब बाकी सब भी बौखलाए थे। और फिर एक के बाद एक गोली फिर बात एक ही गोली पर नहीं रुकी थी, बल्कि वहां धड़ाधड़ गोलियों की बरसात हुई थी। वो लोग अब आगे बढ़ते कमरों की तरफ बढ़े, जहाँ कोई भी नहीं था। ऊपर वाला पोर्शन भी चेक कर चुके थे। वहां जो बंदे थे इन्हें साथ साथ मौत की घाट उतारते जा रहे थे। वो सब बेसमेंट में है। इनके कानों में एक ही आवाज़ गूंजी, जो बेड बैठा इन्हें गाइड करता। ओके, तुम भी आ जाओ, डबल की डी के कहते वो भी आ गया। इन्होंने इनके खुफिया बेसमेंट, जिसका दरवाज़ा कारपेट के नीचे था, इसको छान मारा और वहाँ से इन्हें ना सिर्फ कहीं असला मिला, बल्कि कहीं लड़कियां भी जो इनकी गैर में थी मिली। इन लोगों ने वहाँ मौजूद हर इस इंसान को मोड़ के काट उतारा जो इस घटिया काम में इनका साथ दे रहा था। मैं तमाम लड़कियों के घर वालों से रब्ता करते इन्हें घर बन जाओ, और जिन लड़कियों के घर वाले इन्हें कबूल नहीं करते इन्हें एनजीओ बन जाओ, और साथ ही पैसा एनजीओ को ट्रांसफ़र करो जो ईमानदारी से काम करती हैं। डबल डी अपनी बैकअप टीम को तमाम हदायत देती वहाँ से जाकर बाहर की जाने गई, जहाँ बहुत लड़कियाँ बैठी खौफ से कांप रही थी। आज सबको डरने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को सही सलामत आप लोगों के घर पहुंचाएंगे। डबल डी इंडरी सेमी लड़कियों से नर्म लहजे में बोली, और साथ साथ अपनी टीम की 3 से 4 लड़कियों का इन्हें ख्याल रखने का बोलते अपने बेसमेंट की जानिब बढ़ते। इसने अपने पेट पर हाथ रखा, क्योंकि अब इसे शदीद दर्द शुरू हो चुका था। दर्द पहले भी था, लेकिन बर्दाश्त कर थी। आगे यू और एस फर्स्ट एड बॉक्स निकाले, इसके अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। डबल डी पहले अब अपना जख्म दिखाए। मेरे ख्याल से आपको पहले ही बहुत खून बह चुका है। वो लोग डबल डी को देखते हुए ज़रा फिक्रमंद से बोले, जिस पर इसने फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते इन्हें देखा। ओके, मैं करती हूँ, तुम लोग बाहर का काम देख लो। डबल डी कहते अपने रूम के जाने बढ़े, जबकि इसके पीछे पीछे ही एक लड़की जो कि एक डॉक्टर थी दाखिल हुई, जो डेफिनेटली इसकी हेल्प के लिए इन तीनों ने भेजी थी। आप क्या लेट जाए, मैं देख लेती हूँ। डबल डी इसके कहने पर बेड पर नहीं दराज हुई, जानती थी खुद नहीं कर सकेगी। तो इस लड़की ने गोली निकालते जख्म साफ करते बैंडेज की। अब का जख्म गहरा है, बेहतर है आप कुछ रेस्ट कर लें। इस लड़की ने कहा तो इसने जाने का इशारा किया, जिस पर वह लड़की तो सर लादी बाहर चली गई। पीछे डबल डी फौरन से उठ बैठी, जिस पर एक दर्द की शदीद लहर इसके पूरे वजूद में फैली। लेकिन सब करते उठती फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर वापस आई तो साइड वार्ड पर तो दूध का गिलास और मेडिसिन पड़ी थी, जिस पर वह मुस्कुराई थी। और वो गिलास उठाते जल्दी से मेडिसिन लेते दूध पिया, और फिर कुछ देर आराम करने के लिए वहीं लेट गई, क्योंकि इनमें नींद की मेडिसिन भी थी, इसलिए जल्दी नींद ने इसे आराम करा। भाई आप भी जाएं, शो स्टार्ट होने वाला है। फातिमा टीवी के सामने बैठी अहमद को आवाज़ दे रही थी, जो पॉपकॉर्न वगैरह लेने गया हुआ था। आ गया, पता है मुझे, तुम बहुत एक्साइटेड हो, अभी तो टाइम है शो शुरू होने में। अहमद पॉपकॉर्न का बाउल इसके सामने रखता है इसके साथ बैठते बोला, लेकिन अभी इनकी एंट्री स्टार्ट हो गई है। फातिमा टीवी पर नजर मरकूज किए बोली। दूसरी तरफ अब हम अकबर वेला में झांके तो वहाँ भी सिद्रा बेगम टीवी के सामने बैठी मुसलसल शायद से राब्ते में थी, जिनके मुताबिक निमरन निकल चुकी थी, लेकिन इन्होंने अभी कुछ देर में निकलना था। और तो और आज बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ भी ऑफिस में ही बड़ी स्क्रीन पर शो लगाए बैठे थे। निमरा यहाँ वेन्यू पर पहुँच चुकी थी। इस पर वो लॉन्ग टेल एक्वा ब्लू कलर की फ्लेक्सी में मलबूस, जिस पर सिल्क का एक्वा ब्लू कलर का हिजाब लिए लाइट से मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। इसकी टेल मैक्सी से इलाता थी, जो इसके कंधों से होते आगे सीने पर एक नहायत ही खूबसूरत ब्लाउज के साथ बांधी गई थी। इस मैक्सी में वो बहुत ही हसीन लग रही थी, जो भी इसे देखता ही रह जाता था। जबकि इसके साथ परी भी थी, जिसने बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी मैक्सी पहननी बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन निमरा ने इसे टेल नहीं पहनाई थी, क्योंकि वो बहुत भारी हो जाती। और फिर निमरा से इसे उठाया नहीं जा रहा था। वो अभी इंटर ही हुई थी कि कई लोगों की नजरें इसकी जानिब उठी तो पलटना भूल गई। वो आगे बढ़ी तो एक रिपोर्टर ने इसे जा लिया। किसी आप और माशाल्लाह से इतनी हसीन लग रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? निमरा ने इसकी तारीफ कबूल करते मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है आपको ये अवार्ड यहाँ से जीत कर जाएंगी? हर तरफ लोगों का एक अलग ही किस्म का शोर था, जिस वजह से इन्हें ज़रा ऊंचा बोलना पड़ता था। जी ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटेड तो हूँ, और एक बार अवार्ड जीतने की तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी अपनी मेहनत पर भी पूरा यकीन है मुझे। निमरा ज़रा ऊंचा बोलती जिससे सवाल के जवाब देगी, जिस पर वो हंसा। ओ बस एक आखिरी सवाल, आप खुद एक अच्छी डिज़ाइनर हैं, तो क्या ये ड्रेस आपका खुद का डिज़ाइन किया गया है या आपने अपनी किसी और फेवरेट डिज़ाइनर का ड्रेस पहना है? नहीं, ये मेरा खुद का डिज़ाइन है। निमरा के बताने पर इस रिपोर्टर ने इसका शुक्रिया अदा किया तो निमरा आगे बढ़ी। वहाँ मौजूद कई एक्टर्स के इसके डिज़ाइन किए गए ड्रेसेस पहन रखे थे, जो निमरा का जोश बढ़ा रहे थे।
तो इस तरह फैरामन ने जब निम्रा का एक झलक ही देखी तो वो तो जैसे इसके हसन में खो सके। ये आज इतनी प्यारी लग रही है, वो भी एक तारीफ में बोल गया। हाँ सच में आज बहुत प्यारी लग रही है, फातिमा भी खोए खोए से अंदाज में बोली। फैरामन कौन होश में है? फजर अब निकलो भी लड़की, पहले भी देर हो गई है। वो लोग पिछले 15 मिनट से तैयार बैठे फजर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, इसकी तैयारी ही खत्म नहीं हो रही थी। ऐसे वो तीनों डार्क ब्लू 3 पीस में पहने नहायत ही पुरकोशिश लग रहे थे। बस आ गई। फजर की आवाज़ के साथ ही क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और फजर अपनी मैक्सी को उठाए बाहर आई। स्किन कलर की मैक्सी जिस पर पर्पल कलर का काम हुआ था और साथ ही इस पर पर्पल कलर की जैकेट पहने इसके सामने तोड़ गया ज़रा स्टाइल से बांधी गई थी। लाइट से मेकअप में वो इंतहा की हसीन लग रही थी कि शायद तो इसे देखते सांस तक लेना भूल गए, जबकि बाकी दोनों बेख्तियार माशाल्लाह कहते अपनी नजरें फेरी थी। ये किसी लग रही हो? वो दोनों हाथों में अपनी मिक्सी को उठाए गोल घूमते हुए बोली, जिस पर शायद मजीद इसका दीवाना होता है। इसके कदम बेख्तियार में उठे थे। इसे अपनी तरफ आता देख फजर अपनी जगह रुकी थी। साहिर इसके करीब रुकता बगैर इसे हाथों से छुए झुकते इसने इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता। वो गहरा पुरतशवीश लम्स फजर अपने अंदर तक उतरता महसूस किया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसकी हरकत में फजर तो सटपटाई ही सटपटाई, इसके साथ आरिफ और रुमान भी सटपटाए। फजर ने फौरन से नजर झुका गई। आरिफ फौरन से इसके पास आते इसके कंधे पर हाथ रखते इसे होश की दुनिया में वापस लाया, जबकि फजर कंफ्यूज होती वापस रूम में चली गई। ये क्या हरकत थी शायद, तेरी बच्ची को तुमने कंफ्यूज कर दिया। आरिफ इसके कंधे पर हाथ रखते जरा संजीदगी से बोला, मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। शायद अभी भी खोए हुए बोला था। शायद ये बात तुम जानते हो, हम जानते हैं। ओके, हमेशा होता है मेरे साथ ऐसा और आज भी हो गया है। रिकॉर्ड है ये, क्या कर सकते हैं। सही, ये बात तुम जानते हो, हम जानते हैं कि तुम इसे पसंद करते हो, लेकिन वो नहीं जानती, इसलिए कंट्रोल। आरिफ ने इसे अपनी तरफ से समझाना चाहा। ये क्या हुआ था? फजर अंदर रूम में आते दरवाज़ा बंद करते दरवाजे से टेक लगाए अपने माथे को वहाँ से उंगली से छूते बोले, जहाँ अभी भी ऐसे शायर का लम्स महसूस हो रहा था। इसने आगे जाते खुद को मिरर में देखा। गाल हल्के हल्के गुलाबी हो रहे थे। एक बार फिर इसने अपने माथा को छुआ। ये कैसा एहसास था जो इसे भला भला लग रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था? इसकी समझ से बाहर था। वो लोग भी पहुंच चुके थे और फिर आखिर शो स्टार्ट हुआ। हर तरफ खुशियों का समा था। मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस हुई। परी साइड परी को इन लोगों ने अपने पास बुला लिया था क्योंकि वो ऑडियंस वाली साइड पर बैठे थे और निम्रा आगे एक्टर्स और मुख्तलिफ मॉडल्स और डिज़ाइनर के साथ बैठी थी। तमाम अवार्ड दिए जा चुके थे। अब बस एक आखिरी का अवार्ड रह गया था, जो था फैशन डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और अवार्ड को अनाउंस करने के लिए इस वक्त होस्ट स्टेज पर खड़ी थी। Okay, so today, last and biggest award, Fashion Designer of the Year is going to announce. So all you are excited? होस्ट ने माइक पकड़ती ऊंची आवाज में कहा। आखिर तो दोस्तों से सबकी जिसकी सदाएं गूंजी, आई गेस ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस पर ये अवार्ड किसे मिलेगा? होस्ट ने कहते हैं माइक सामने की तरफ किया तो मुख्तलिफ नामों की सदाएं गूंजी थी, क्योंकि वो चारों तो सब बस निम्रा का ही नाम लेते। निम्रा खुद थोड़ी सी नर्वस थी। तो चले, हम सब आपको वेट नहीं करवाते। सो दिस फैशन डिज़ाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू। वो इतना कहते रुकी थी। वहाँ माहौल में हर तरफ बेचैनी बढ़ती। जबकि अगर पाकिस्तान में देखें तो फातिमा और अहमद भी सांस रोक के टीवी की तरफ मतवजह थे और अकबर मेंशन में सिद्रा बेगम और उसके साथ भी बैठे देख रहे थे। सिद्रा बेगम मुसलसल दुआएं करती क्योंकि निम्रा की मेहनत वो अच्छे से वाकिफ थी, जबकि ऑफिस में बैठा सारा स्टाफ भी बेचैनी से अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा था। द अवार्ड गोज टू मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइनर निम्रा नूर शराजी। जिससे ये अनाउंसमेंट हुई, हर तरफ खुशियों की एक लहर सी दौड़ उठी। निम्रा एकदम से अपनी चेयर से उठी खड़ी हुई, जबकि इन चारों ने सबसे पहले खड़े होते तालियां बजाई थी। आरिफ तो परी को ही ऊपर कर गया। पाकिस्तान में भी सब इंतहाई खुश थे। ऑफिस में सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। फातिमा की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं। सिद्रा बेगम भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। ये वो डिज़ाइनर है जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस फैशन की दुनिया में कदम रखा था और बहुत लोगों ने कहा था ये बच्ची कुछ नहीं कर सकेंगी और जल्दी इस फैशन की दुनिया से आउट हो जाएगी, लेकिन इस बच्ची ने आज अपना आप मनवाया और आज फैशन डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। होस्ट बोल रही थी और निम्रा भी अब स्टेज के पास पहुंच चुकी थी। 3 सीढ़ियाँ चढ़ते वो ऊपर पहुंचे और इनके हाथ से अवार्ड लिया और साथ ही माइक भी पकड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। इसके स्टेज पर जाते ही वो चारों खुशी से झूमते खड़े थे। सब ने इसका सलाम का जवाब दिया।
मेरे पास अल्फाज नहीं है आज अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए। मैंने बहुत साल इंतज़ार किया इस मौके के लिए। आज मामा पापा होते तो मेरी कामयाबी को देख बहुत खुश हो गए, लेकिन आई होप वो खुश होंगे। आंखों में नमी ने सर उठाया था। माँ बाप का जिक्र ही ऐसा था, आंसू ले आने वाला। एंड लास्ट मैं ये अवार्ड अपने बहन भाइयों को, अपनी टीम को डेडिकेट करना चाहूँगी, जिन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी हिम्मत हारने नहीं दी। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी बेटी जो मेरा गुड लक है। थैंक यू मेरी जान, मेरी लाइफ को मुकम्मल करने के लिए। लव यू। अपने बहन भाइयों का नाम लेते इसके लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत से मटाई थी। तो कैमरे ने भी इन्हीं पर फोकस इन्हीं पर किया था। फिर अपनी बेटी का जिक्र करते जो मुस्कुराहट इसके लबों पर आई थी वो भी काबिल थी। परी को कुछ समझ आ रही थी या नहीं, पर लेकिन अपनी माँ को बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर देखते वो वो खुश ज़रूर हो रही थी, और इसकी खुशी का मंजर कैमरे ने भी अपनी आँख में बंद किया था। सो गाइस, ये थी हमारी आज की एपिसोड। निम्रा तो अवार्ड जीत चुकी है। होपफुली मेरी नावल की एपिसोड्स पे भी क्या कहते हैं व्यूज़ आ जाएँ, कमेंट्स आ जाएँ, तो मैं भी कोई अवार्ड जीत जाऊँ। लेकिन है ये बात की बात है। तो आपको अगर मेरी नावल की एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट मिलती रहे मेरे नॉवेल्स के हवाले से। और एट एंड बात रही किसकी, मैंने नावल के हवाले से कुछ बातें करनी थी। आई नो अभी मेरे इतने व्यूज़ ही नहीं है कि मैं करूँ उस तरह बातें। तो हम बाद में के लिए इन बातों को छोड़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।